हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासेस रेगुलर लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी लोग जो है हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और आप सभी लोगों के प्यार की बदौलत आज राजस्थान एकेडमी के साथ में 34,500 से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए लास्ट ये जो है एलडीसी का टॉपिक चल रहा है सूचना प्रौद्योगिकी। इससे पहले के सभी टॉपिक जो है ऑलरेडी कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। आप लोग यदि पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर सभी वीडियोस अवेलेबल है। आप लोग देखिए और अपने नोट्स बना सकते हैं, अन्यथा आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा गणित के अंदर अगर हम देखें तो हमारी 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। 7वीं यूनिट जो है हमारी वो चल रही है, उसके बाद में हम 3rd यूनिट को कंप्लीट करेंगे। और इस प्रकार से हमारे गणित का पाठ्यक्रम भी कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है लगातार पढ़ रहे होंगे और आपको सभी चीजें समझ भी आ रही होगी। हम लोग बात कर रहे थे सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी जो कंप्यूटर की भाषाएं हैं उनके बारे में, जिसमें प्रथम पीढ़ी में भाषा कौन सी थी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी की भाषाएं कौन सी है, इसके बारे में अपन ने बात कर ली है। आज अपन थोड़ा सा जो है आगे क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानेंगे। और इस प्रकार से जो है अपन इसको कंप्लीट करने वाले हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि ये क्लास जो है थोड़ी सी मैराथन टाइप यानी थोड़ी सी लॉन्ग हो, ताकि आप लोगों का जो इस पोर्शन है वो आज मैक्सिमम पोर्शन आज कंप्लीट हो जाए। फिर अपन इंटरनेट के बारे में ही अपने पढ़ने का रहेगा। तो आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि क्लाउड का मतलब है आपको एक जो है आर्टिफिशियली, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा, आप कोई जो है कहीं पर भी चीजों को रखेंगे नहीं, लेकिन वो आपके सेव रहेगी। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल गूगल ड्राइव आता है ना, और वो जो ड्राइव आता है उसके अंदर क्या रहता है, वो आपके मोबाइल का स्पेस जो होता है उसको नहीं घेरता है। बस वो क्या रहता है, उस ड्राइव के अंदर सेव रहता है। और आप जब भी जरूरत पड़ेगी आप उसको लॉगिन करके देख सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वो आपको उसको जो है किसी भी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मोबाइल, मेमोरी कार्ड में सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिकली मतलब होता है एक ऐसी तकनीक जिसके अंदर हमें जो है आभासी संसाधन उपलब्ध करवा दिया जाता है, और उसके अंदर फिर हम जो है हमारी जो भी चीजें हैं, हमारा जो भी डाटा है वगैरह है, वो हम इंटरनेट पर उसे सेव करके रख सकते हैं। और जब भी जरूरत पड़े, जहां भी जरूरत पड़े, उसका जो है उपयोग कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि याहू है, मेल है, जीमेल है, गूगल है, गूगल डॉक्स है, गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, जूम है। ये सब चीजें क्या है, ये सभी चीजें जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के ही उदाहरण है। तो आप लोग लिखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर कि यह एक ऐसी तकनीक है, यह एक ऐसी तकनीक है, यह एक ऐसी तकनीक है जो नेटवर्क, जो नेटवर्क पर आभासी, नेटवर्क पर आभासी संसाधनों, नेटवर्क पर आभासी संसाधनों को उपलब्ध, नेटवर्क पर आभासी संसाधनों को उपलब्ध, उपलब्ध कराती है। ठीक है, आभासी जो है संसाधन आपको उपलब्ध कराती है। और यह डेटा तथा, यह डेटा तथा एप्लीकेशन, यह डेटा तथा एप्लीकेशन के अनुरक्षण, के अनुरक्षण
हेतु इंटरनेट अनुरक्षण हेतु इंटरनेट इंटरनेट तथा इंटरनेट तथा कंट्रोल इंटरनेट तथा कंट्रोल सॉरी कंट्रोल नहीं सेंट्रल सेंट्रल रिमोट सर्वर तथा सेंट्रल रिमोट सर्वर सेंट्रल रिमोट सर्वर का मतलब क्या है? तो सेंट्रल रिमोट सर्वर का मतलब है एक आपको सेंट्रल रिमोट, यानी जैसे आप रिमोट से कैसे कंट्रोल कर लेते हैं उसी प्रकार से सेंट्रल रिमोट सर्वर का मतलब है कि एक सेंट्रल में आपको जो है सर्वर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जिससे आप कनेक्ट रहेंगे और जब भी चाहे आप सीधे जो है वहां पर जाकर के अपनी जो भी डेटा है उसको देख सकते हैं। तो सेंट्रल सर्वर का उपयोग करती है, सर्वर का उपयोग करती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक आभासी संसाधन है जो आपको उपलब्ध करवाया जाता है और वहां पर आप जो है डेटा तथा एप्लीकेशन के अनुरक्षण के लिए जो इंटरनेट है, या फिर हम ये कह सकते हैं इंटरनेट के साथ में सेंट्रल रिमोट सर्वर जो होता है उसका जो है इसके अंदर उपयोग किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा क्या किया जाता है, तो एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, हम बिना इंस्टॉल किए भी उस एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। उसी को कहा जाता है बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, जैसे कि आप देखो जूम है, अब जूम के अंदर आप वेबसाइट पर गए, जैसे ही आपने जो है लॉग इन किया आपकी मीटिंग आप चालू कर सकते हैं। क्या आपको वहां पर जो है कोई ऐप रखने की जरूरत पड़ी, या आपको जो है क्या कहीं पर भी किसी भी प्रकार का स्पेस घेरने की जरूरत पड़ी? नहीं, ऑटोमेटिकली जो है वो आपका जूम के माध्यम से आप यहाँ बैठे बैठे वहां के कहीं दूर अमेरिका जापान कहीं पर भी बैठे व्यक्ति के साथ में जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण है। तो इसमें आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं याहू, याहू, इसके बाद में मेल, अरे ये एक ही है मतलब याहू मेल। ठीक है, याहू मेल, जीमेल, इसके अलावा गूगल ड्राइव, गूगल, एक तो होता है गूगल डॉक्स। ठीक है, फिर आपका जूम, फिर माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में है गूगल, कौन आ जाएगा, गूगल आदि। क्लियर? तो ये कुछ उदाहरण है जो आपको याद रखने हैं। कई बार जो है सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण नहीं है, तो वहां आपको इसमें से जो भी नहीं मिले वो आप टिक करके आ जाना। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा जो उपलब्ध कराया गया हमारे पास में डाटा प्लेटफॉर्म है या सॉफ्टवेयर है, वो जो है कंप्यूटर में न होकर के भी उस कंपनी के सर्वर पर संग्रहित रहता है। क्या होता है बेसिकली इसके अंदर कि आपने जो है क्या करा, आपको मान लीजिए गूगल ने जो है अपना एक गूगल डॉक्स अवेलेबल करवा दिया। अब गूगल डॉक्स आपके पास में अवेलेबल है, तो गूगल डॉक्स के अंदर जो डाटा होता है वो डाटा आपका मोबाइल में सेव नहीं रहता है, आपके मोबाइल में उसका जो है कोई लेना देना नहीं होता है। बेसिकली वो डाटा जो है कहां पर सेव रहेगा, तो वह डाटा जिस भी कंपनी ने आपको अवेलेबल करवाया जाता है उस कंपनी के पास रहता है। जैसे गूगल डॉक्स का जो भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह अवेलेबल करवाते हैं गूगल डॉक्स के अंदर जो अपलोड करेंगे, वह सभी डॉक्यूमेंट्स कहां पर रहेंगे, तो गूगल के पास में जो है वो रहते हैं। और इसी वजह से आपका मान लीजिए कभी मोबाइल गुम गया तो भी आप आपके पास में यूजर आईडी होगी, आपका पासवर्ड होगा, आप उससे जो है किसी अदर मोबाइल में, किसी कंप्यूटर में, किसी लैपटॉप में जैसे ही लॉग इन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा डाटा आपको वहां दिखना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आप कहीं बैठे बैठे भूल गए आपका मोबाइल वगैरह और आप अमेरिका चले गए, अब डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, आप इंडिया के रहने वाले हैं तो मोबाइल नहीं लेके गए, क्या करोगे,
वहां बैठे बैठे यूजर आईडी पासवर्ड डालिए, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट वहां पर आ जाएंगे। या फिर आप जो है अपने दोस्त वगैरह को कह दोगे कि भाई तू जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर ले, मैं यहाँ से ले लूंगा। जैसे ही आप गूगल ड्राइव ओपन करेंगे, वो वहां पर फाइलें दिख जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करिए, अपना काम निकालिए। यही किसका एग्जाम्पल है? ये क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। समझ में आ गई बात? तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो किसी कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाई जाती है, और उस कंपनी के द्वारा उस पूरे डाटा को स्टोर किया जाता है। हमारे को हमारे मोबाइल में स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसकी अलग अलग 3 तकनीकें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो आप लिखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की तकनीकें, लिखिएगा क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लाउड कंप्यूटिंग की तकनीकें। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग की 3 तकनीक है। कितनी तकनीकें हैं? 3 तकनीक। कौन कौन सी है? तो पहली जो इसके अंदर तकनीक आती है वो आ जाती है आभासीकरण। आभासीकरण। आभासीकरण को इंग्लिश में कहेंगे विर्चुअलाइजेशन। वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब क्या होता है आपको पता ही है ना? वर्चुअल मतलब अपन क्या जानते हैं? आभासी, है ना? ये अपन ने फिजिक्स में भी पढ़ा है। तो आभासीकरण यानी विर्चुअलाइजेशन, क्लियर? तो विर्चुअलाइजेशन जो है इसका मतलब ये होता है कि वो चीज आपके पास फिजिकली नहीं होती है, बस वो आपको आभास होता है कि हाँ यहाँ पर ये चीज हमारी अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तकनीक के अंदर क्या होगा, किसी भी एप्लीकेशन को अनेक संगठनों के द्वारा, या जो हमारे पास में अगर जो है सीमित संगठनों के लिए बनाया गया है, तो सीमित संगठनों तक ही शेयर करने की इस आभासीकरण के अंदर सुविधा उपलब्ध रहती है। तो आप लिखेंगे कि इसमें किसी एप्लीकेशन इसमें किसी एप्लीकेशन को अनेक अनेक संगठनों अनेक संगठनों या सीमित उपयोगकर्ता सीमित उपयोगकर्ता तक शेयर शेयर करने की सुविधा उपलब्ध होती है होती है। इसके बाद में, ठीक है, आभासीकरण के बाद में दूसरा आ जाता है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। लिखिए सर्विस ओरिएंटेड सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर तो किसकी बात करेंगे? सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की अपन बात करेंगे। अब सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जो होता है इसकी बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है कि इस तकनीक में किसी भी नेटवर्क पर जो कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास में कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के माध्यम से एप्लीकेशन कंपोनेंट्स जो है उसके द्वारा अन्य किसी भी कंपोनेंट को सेवा प्रदान की जाती है। तो इसके अंदर क्या होगा कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है उसको रखते हुए उस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के माध्यम से हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन कंपोनेंट है उसके द्वारा किसी अन्य कंपोनेंट्स को जो है सेवा प्रदान की जाती है। ठीक है, तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, इसके अंदर आप लिखेंगे कि किसी नेटवर्क, ठीक है, तो सर्विस ओरिएंटेड जो आर्किटेक्चर है इसमें लिखेंगे कि किसी नेटवर्क पर कम्युनिकेशन पर कम्युनिकेशन
ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के माध्यम से, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के माध्यम से, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के माध्यम से एप्लीकेशन कंपोनेंट, एप्लीकेशन एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, एप्लीकेशन कंपोनेंट्स द्वारा, के द्वारा अन्य कंपोनेंट्स, अन्य कंपोनेंट्स को, अन्य कंपोनेंट्स को क्या किया जाता है, तो सेवा प्रदान की जाती है। अन्य कंपोनेंट्स को सेवा प्रदान की जाती है। तो ये हो गया क्या, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। तो इसमें क्या हो रहा है कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की सहायता से हम क्या करते हैं, एक जो है आपका जो भी कंपोनेंट है उसके माध्यम से किसी दूसरे कंपोनेंट को अपन क्या कर रहे हैं, सुविधा प्रदान कर रहे हैं, सेवा प्रदान की जाती है। किसके अंदर, तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के अंदर। इसको लिख लीजिए। इसके बाद में अपन बात करेंगे यूटिलिटी कंप्यूटिंग की। किसकी बात करेंगे, यूटिलिटी कंप्यूटिंग की बात करते हैं। तो यूटिलिटी कंप्यूटिंग जो है बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर जो है हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से किराए पर दिया जाने वाला जो है सामान है। कैसे, तो इस तकनीक के अंदर क्या होगा कि आप जो है पे एंड यूज वाला सिस्टम रहेगा, आप पे करिए और यूज करिए। समझ में आ गई बात। जैसे कि गूगल ड्राइव जो है वहां पर कुछ समय तक, कुछ लिमिट तक, 5 से 6 GB 10 GB तक तो फ्री देते हैं। उसके बाद में अगर आपको जैसे टीबीओ में जो है स्टोरेज चाहिए होता है, जैसे 4 4 TB 5 5 TB का, तो स्टोरेज के लिए फिर आपको जो है वहां पर चार्ज देना होता है। वो चार्ज देने पर आप जो है अपना डाटा वहां पर सेव रख सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो आप इसको लिखेंगे, चलिए, यूटिलिटी कंप्यूटिंग। तीसरा, यूटिलिटी कंप्यूटिंग। क्लियर। किसकी बात करेंगे, यूटिलिटी कंप्यूटिंग के बारे में बात करेंगे। एक बार मैं चेक कर लेता हूं रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग, चलिए, चेक करना रहता है वरना कई बार जो है हम पढ़ाना तो शुरू कर देते हैं और रिकॉर्डिंग करना भूल जाते हैं। चलो, तो देखिए यूटिलिटी कंप्यूटिंग की बात करें तो यह सेवा भुगतान मॉडल पर आधारित तकनीक है। सबसे पहले क्या याद रखेंगे कि यह सेवा भुगतान, सेवा भुगतान, सेवा भुगतान का मतलब पे पर यूज, जितना पे करोगे उतना यूज करो, ठीक है। तो यह सेवा भुगतान मॉडल पर, मॉडल पर आधारित, मॉडल पर आधारित तकनीक, मॉडल पर आधारित तकनीक है। क्लियर। ये बात आपको इसमें याद रखनी है। और इसके अंतर्गत यानी इसमें क्या होगा, जो सेवा प्रदाता है, सेवा आपको प्रोवाइड करने वाला, ठीक है, सेवा प्रदाता यानी सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, सार्वजनिक उपयोग हेतु, सेवा प्रदाता सार्वजनिक उपयोग हेतु, सार्वजनिक उपयोग हेतु, सार्वजनिक उपयोग हेतु मतलब पब्लिक यूज के लिए, ठीक है। तो सार्वजनिक उपयोग हेतु कंप्यूटर संसाधन, कंप्यूटर संसाधन, कंप्यूटर संसाधन उपलब्ध, कंप्यूटर संसाधन उपलब्ध करने के, करने के बदले, कंप्यूटर उपलब्ध करने के बदले में सेवा आधारित,
सेवा आधारित क्या करेगा, तो शुल्क वसूल करता है, शुल्क वसूल करता है। ठीक है, ये है हमारा क्या, यूटिलिटी कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग अवेलेबल करवाने के हमारे पास में तीन तरीके हैं। पहला है आभासीकरण विजुअलाइजेशन, फिर दूसरा है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, और तीसरा हमारे पास में आ जाता है यूटिलिटी कंप्यूटिंग। तीनों क्या होते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहला वाला जो है उसके अंदर बेसिकली एक एप्लीकेशन को अनेक संगठनों के द्वारा या कुछ सीमित उपयोगकर्ता के द्वारा जो है उपयोग में लाया जाता है। दूसरा होता है सर्विस ओरिएंटेड, उसके अंदर बेसिकली जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है उसकी सहायता से एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को सेवा प्रदान की जाती है। और जो यूटिलिटी कंप्यूटिंग है इसके अंदर क्या होता है, पे पर यूज, यानी कि सेवा भुगतान मॉडल होता है। आप पैसा दीजिए, आप उसको यूज करिए। जैसे ही आपने पैसा देना बंद करा, आप उसको यूज नहीं कर सकते। आप ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक किराए की तरह जो है सिस्टम होता है। जैसे आपने रूम किराए पर लिया तो आप जितने महीने का रेंट देते रहेंगे तब तक आप उस रूम में रह सकते हैं। जैसे ही आपने रेंट देना बंद किया, आपको उस रूम से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए यूटिलिटी कंप्यूटिंग को। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, जल्दी लिखेंगे एक बार। फिर अब देखिए इसके अंदर इस क्लाउड कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने के लिए, इसको आगे लाने के लिए भारत के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना मंत्रालय है, भारत सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना मंत्रालय है, उसके द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए एक जो है प्रोग्राम चलाया गया, एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसे कहते हैं GI क्लाउड। क्या कहते हैं, GI क्लाउड। और ये जो GI क्लाउड नामक कार्यक्रम आरंभ किया गया था, इसे बाद में जो है मेघ राजा भी नाम दिया गया है, क्योंकि क्लाउड का मतलब होता है बादल, बादल यानी मेघ। तो इसको जो है क्लाउड, जो हमारा GI था, GI क्लाउड, उसका नाम क्या कर दिया फिर, मेघ राजा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए लिखेंगे, चलिए, कि क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए भारत में, भारत में इलेक्ट्रॉनिकी, अरे इलेक्ट्रॉनिकी हो गया है, एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिकी करना है, इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए भारत में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना, एवं सूचना मंत्रालय द्वारा, सूचना मंत्रालय द्वारा, सूचना मंत्रालय द्वारा GI क्लाउड, क्या, GI क्लाउड नामक कार्यक्रम, कार्यक्रम आरंभ किया गया, आरंभ किया गया। ठीक है, क्या किया गया, तो GI क्लाउड नामक जो कार्यक्रम है उसको शुरू किया गया, जिसे, जिसे मेघ राजा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है, तो मेघ राजा, मेघ राजा नाम दिया गया। ये आपको याद रखना है कि मेघ राजा जो है उसका संबंध किससे है। तो देखो GI क्लाउड जो है वो प्रारंभ किया गया था, और मेघ राजा जो नाम है वो किसका नाम है, तो मेघ राजा जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय है, तो इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना मंत्रालय, उसके द्वारा जो है ये GI क्लाउड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसे हमने जो है बाद में क्या नाम दिया है, मेघ राजा नाम दिया गया है। ये था हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके लाभ वगैरह जो है क्या होंगे वो आप समझ ही गए, कि आपको फिजिकली जो है कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह संभालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, इसको नोट डाउन करिए।
इसके बाद में अपन बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। किसकी बात करेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं। और कंप्यूटर नेटवर्क के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको पढ़ने के बाद अपन इंटरनेट की ओर बढ़ेंगे और इंटरनेट के अंदर जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको पढ़ने के बाद अपना यहाँ पर यह टॉपिक भी समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो लिखिएगा कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, किसकी बात करेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क का बेसिकली मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो है 2 3 4 5 10 20 50 हजार कंप्यूटरों को एक साथ एक दूसरे से जोड़ा जाता है और जोड़ने से जो एक पूरा का पूरा सिस्टम क्रिएट होता है उसको ही हम क्या कह रहे हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कह रहे हैं। और जो भी नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर होते हैं वो आपके नोड कहलाते हैं। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि नोड का मतलब क्या होता है। नोड का मतलब क्या होता है? तो नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर। तो आप लिखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों, लिखिए कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों, एक मिनट, ये कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों, कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों के सम्मिलित, सम्मिलित का मतलब कलेक्ट, ठीक है, सम्मिलित उपयोग हेतु, सम्मिलित उपयोग हेतु, समझ गए ना? सम्मिलित का मतलब क्या हो गया भाई? सभी मिल करके, शामिल होकर के, है ना? तो सम्मिलित उपयोग हेतु आपस में, उपयोग हेतु आपस में जुड़े, जुड़े दो या अधिक, दो या अधिक कंप्यूटरों, दो या अधिक कंप्यूटरों या कंप्यूटिंग उपकरण सेट, कंप्यूटिंग उपकरणों का सेट। ठीक है, तो कंप्यूटिंग उपकरणों का सेट होता है, सेट होता है नेटवर्क से, नेटवर्क से जुड़े, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर, कंप्यूटर नोड कहलाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हुए जो भी कंप्यूटर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। अब देखिए, ये हमने देख लिया कि भाई कंप्यूटरों का आपस में जुड़ जाना ही क्या कहलाएगा? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा। और जो कंप्यूटर जुड़ेंगे उनको अपन नोड कहेंगे। लेकिन इन सभी कंप्यूटरों को जो है अपन कैसे जोड़ सकते हैं, यानी कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण जो है अपन किस किस प्रकार से कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण, कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण। ठीक है, किसकी बात करेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क का जो निर्माण है वो कैसे होगा इसकी बात करते हैं। देखिए अब, तो कंप्यूटर नेटवर्क का निर्माण कैसे होगा? तो सबसे पहला जो इसमें निर्माण हो सकता है वो हो सकता है तार सहित। कैसे? तार सहित, यानी कि तारों का उपयोग करके, है ना, हम वायर का यूज करके क्या करेंगे? सभी कंप्यूटरों को आपस में जोड़ेंगे। तो तार सहित तकनीकों के द्वारा, पहला तो आपको ये याद रखना है, तार सहित तकनीकों द्वारा। तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो है एक ऑफिस के अंदर 8-10 कंप्यूटर अगर पड़े हुए हैं
तो उन सभी कंप्यूटरों का जो स्विच होगा वो एक जगह पर कनेक्ट कर दिया जाता है, नेटवर्क भी उन सभी का एक जगह से कनेक्ट किया जाता है। वो आपका किसका एग्जाम्पल होता है? तार सहित तकनीकों के द्वारा एक दूसरे को जोड़ना। तार सहित जोड़ने में भी हमारे पास में तारों से जोड़ने के भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इसके अंदर पहला प्रोसेस कौन सा है। तो देखो, तार सहित तकनीकों के द्वारा जोड़ने में पहला आ जाता है खुले तार, खुले तार युग्म। अब ये खुले तार युग्म का मतलब क्या है? अब इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल जो है इसमें समझना है और थोड़ा सा याद रखना है कि हाँ कौन सी तकनीक क्या है। तो देखो, खुले तार युग्म की अगर बात करूं तो इसमें क्या होता है कि दो तांबे के तार होंगे, वो दोनों तांबे के तार जो है किसी भी एक जो कुचालक होता है जिसमें से आपका करंट पास नहीं हो, उसकी जो है परत चढ़ा दी जाती है ना। भाई आपको पता ही है वायरिंग कैसे की जाती है, वायर दिखे ही होंगे। तो परत चढ़ा दी जाती है और फिर उनको जो है क्या कर दिया जाता है, इस तकनीक से जो कंप्यूटर है उनको जोड़ दिया जाता है। और फिर लेकिन इसके अंदर एक समस्या है कि आपने जोड़ तो दिया लेकिन आप अधिक दूरी तक जो है आंकड़ों को यानी डाटा को संप्रेषित नहीं कर सकते हो, एक लिमिट डिस्टेंस तक ही। क्योंकि देखो, तार से जो है आप कितना तार लाओगे भाई, 10 मीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। लेकिन अब इससे अगर 10-10 किलोमीटर दूर है कोई, तो 10-10 किलोमीटर के जो कनेक्शन है उनको अपन तारों से कनेक्ट करके काम नहीं कर सकते हैं। और तार से आपने कनेक्ट भी कर लिया एक पल के लिए मान लो, तो भी जो स्पीड होगी कार्य करने की वह नहीं बन पाएगी। जो कंप्यूटर के साथ में जो सूचना का आदान प्रदान करने की स्पीड होगी वो भी बहुत कम होगी। और आप लोग ये बात जानते ही हैं कि केवल कनेक्ट कर देने से तो जो है वो नहीं जाने वाली सूचना, वहां पर जो है कई एम्पलीफायर और रिपीटर भी लगाने पड़ेंगे। एम्पलीफायर जो आपके क्या करेगा, उस सूचना को जैसे ही वो डाउन होगी बाई स्पीड तो उसको बढ़ाने का कार्य करेगा, आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और जो रिपीटर होगा वो सूचना को वापस लेकर जाना, लेकर आना, इस प्रकार का कार्य करेगा। तो ये जो रिपीटर है, एम्पलीफायर्स है, ये बहुत ज्यादा जो है हमें इस खुले तार युग्म के अंदर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो जब ये तकनीक पहले थी, बहुत काफी पहले ये चला करती थी, अब तो आजकल तो बहुत ज्यादा वायरलेस तकनीकों का उपयोग होने लग गया है। तो खुले तार युग्म आपको समझ में आ ही गए, दो तारों से सीधा कनेक्ट करना है। इसके बाद में जब ये तकनीक चल रही थी, उसके बाद इसमें ये देखा गया कि यार ये तकनीक महंगी पड़ रही है और काम की भी ज्यादा अच्छे से नहीं है। तो दूसरी तकनीक लाई गई और वो तकनीक आपने सबने देखी होगी। अभी जैसे ही मैं नाम लिख के बताऊंगा कि ये क्या है, तो कोएक्सियल क्या हो जाएगी, कोएक्सियल तार। अब कोएक्सियल तार क्या होता है देखिए, तो कोएक्सियल तार का मतलब है बेसिकली ये भी एक तार ही होता है। आपने सभी ने अपने घर पर टीवी को अगर केबल से कनेक्ट करवाया हो, है ना, जो आपके हर महीने का चार्ज लिया करते थे 150-200 रुपए और वो कनेक्शन लाते थे, तो वो जो वायर से कनेक्ट करते जाते थे, उस वायर को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो वो वायर क्या होता था, ऊपर से ब्लैक रहता था, फिर उसके अंदर जो है आपके तांबे की एक जाली बनी रहती थी पतली पतली, फिर उसके अंदर एक व्हाइट कलर की शील्ड लगी रहती थी और उसके अंदर से एक जो है तांबे का वायर निकलता था। इस प्रकार का वायर आपने देखा होगा। उसी वायर को हम कहते हैं कोएक्सियल तार। क्या कहते हैं? कोएक्सियल तार कहते हैं। और उसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि इस खुले तारों के कंपैरिजन में जो सूचना है उसको जो है थोड़ा सा फास्ट पहुंचाया जा सकता है। और उसके अंदर देखो, खुले तार के अंदर तो क्या होगा, दो तार यूज करने पड़ते हैं। कोएक्सियल तार के अंदर दो तार यूज नहीं करने होते हैं। एक तो हमारे पास में अंदर से वायर आता है पतला सा, और एक जो शील्ड लगी रहती है वो यहाँ पर कार्य करती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा इस प्रकार का वायर, है ना। मैं यहाँ पर उसका डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा, आपको याद रहेगा। ये इस प्रकार का होता था, क्लियर। और ये ब्लैक कलर की पट्टी होती थी, फिर इसके अंदर, है ना, इसके अंदर एक वाइट कलर का और जो है कवच लगा रहता था, और फिर उसके अंदर से जो है एक क्या निकलता था, इस प्रकार का वायर आता था। ये इस प्रकार से रहता था। और इसके अंदर जो ये हमारी, ये देखो, ये ऊपर वाला तो क्या रहता था, ब्लैक कलर का यानी काले कलर का वायर रहता था। ये जो अंदर वाला भाग है ना, ये रहता था व्हाइट कलर का। और इस व्हाइट कलर के वायर के ऊपर ही क्या लगी रहती थी, तो इसके ऊपर तांबे की जाली लगी हुई रहती थी। ठीक है, किसकी? तांबे की
जाली, और उस तांबे की जाली को ही हम क्या कहते हैं? तो तांबे की जाली को हम कहते हैं सील्ड। क्या कहते हैं? सील्ड कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आ गई बात? तो बेसिकली हमारे पास में जो तार होता है, कोएक्सियल तार कैसा होगा? ब्लैक कलर का तार होगा, अंदर जाली लगी रहेगी जिसको अपन सील्ड कहते हैं। और ये तकनीक भी जो है अब बहुत कम हो गई है। इसके द्वारा हम क्या करते थे? तो टीवी सिग्नल वगैरह का स्थानांतरण किया जाता था, इंटरनेट वगैरह जो है इसके माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता था। हालांकि अब इस तकनीक का उपयोग नहीं करते हैं, यानी अब तो इसका उपयोग बिल्कुल न के बराबर हो गया है। ठीक, तो ये थी कोएक्सियल तार। इसके बाद में जो अभी लेटेस्ट नई तकनीक आई है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। है ना, आपने पढ़ा होगा ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में, जो कि आपके सुपर फास्ट है। और इसके अंदर जो है आपका डेटा का जो स्थानांतरण होता है वो भी बिना उष्मा के, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी लॉस जो है इसमें बहुत कम होता है। इसको एक बार नोट डाउन करिए। जो भी आपको बोला गया है वो बस आपको सुनना है, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर जो बोला है मैंने जितना भी, उस पर आधारित क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने लिखवा दिया, लिखो इसको एक बार। चलिए, तो अब लिखेंगे आगे ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में। ये एक जो है न्यू टेक्निक है, और ये अभी वर्तमान में उपयोग में ज्यादा आ रही है, और इसके अंदर फिजिक्स का उपयोग हो रहा है, मैं बताऊंगा। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होती है। तो ये जो है ऑप्टिकल फाइबर, इसको इंग्लिश हिंदी में अपन कहेंगे प्रकाश तंतु। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर को प्रकाश तंतु कहते हैं। तो आप इस बार एक बार पहले तो ये लिख लो, इसको क्या कहेंगे अपन? प्रकाश तंतु। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि इसको क्या कहते हैं? प्रकाश तंतु कहते हैं। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है वो एक या फिर बहुत सारे, है ना, एक से भी ज्यादा प्रकाश तंतुओं से मिल करके बनी होती है। और जो इसका आंतरिक भाग होता है, इसका जो आंतरिक भाग है उसे अपन कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। और ये जो कोर होती है वो आपके कांच या फिर जो है प्लास्टिक की बनी हुई रहती है। ठीक, तो एक बताओ बात ये याद रखेंगे कि इसका आंतरिक भाग, इसका आंतरिक भाग, तो इसका आंतरिक भाग कोर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा? कोर कहलाता है। और ये कोर किससे मिलकर बना होगा? तो यह कांच या कांच या प्लास्टिक से बना होता है। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बना होता है? कांच या प्लास्टिक से मिलकर बना होता है। अब देखो, हमने इसको जो है बना दिया, लेकिन ये तो आंतरिक भाग है। अब कांच का या प्लास्टिक का बना हुआ है तो उसके टूटने की भी संभावना रहेगी। इसीलिए इसके ऊपर की एक परत होती है, और उस ऊपर की परत को अपन कहते हैं आवरण। ठीक है, और जो आवरण बना हुआ रहेगा वो पॉलीमर, है ना, जो आवरण है उस आवरण के ऊपर भी फिर पॉलीमर की एक परत और चढ़ा दी जाती है। तो आप लिखेंगे कि प्लास्टिक से बना रहता है, इसके ऊपर की, इसके ऊपर की परत को आवरण कहते हैं। आवरण के ऊपर, आवरण के ऊपर पॉलीमर, आवरण के ऊपर पॉलीमर की परत, पॉलीमर की परत, पॉलीमर की परत चढ़ी होती है, चढ़ी होती है।
ठीक है, क्या होती है, तो पॉलीमर की परत इसके ऊपर चढ़ी होती है और वो क्या करेगी, तो जो ये केबल है उसका सरण होने से रोकेगी, यानी उस केबल के अंदर जो आपको पता है कि यूज में लेने पर क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या होती जाएगी, समाप्त, तो भाई खराब होती जाती है ना। सरण का मतलब समझ रहे हैं, अब इसको मैं नहीं समझा सकता, नष्ट होना भी नहीं कह सकते इसको, तो है ना, धीरे धीरे ये कह सकते हैं कि खराब होती जाती है। तो सरण से बचाने का कार्य कौन करेगा, ये आवरण के ऊपर चढ़ी हुई पॉलीमर की केबल ही करती है। तो आप लिखेंगे जो केबल को केबल को सरण से बचाती है, ठीक है। जैसे अपने लोहे के ऊपर आपने जो है रेड ऑक्साइड का लेप कर दिया तो वो क्या होगा, जंग नहीं लगेगा, कलर कर दिया तो और अच्छे से लाइफ चलेगी उसकी। ऐसे ही कंप्यूटर वगैरह उसके अंदर एंटीवायरस डाल के रखा है तो वो खराब नहीं होंगे। ऐसे ही जो है केबल को अगर बचाना है तो उसके ऊपर पॉलीमर की परत होती है, वो उसको रोकती है। अब यह जो है भाई, जो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में मेरे से ही पढ़ा है फिजिक्स के अंदर। जो अपन पढ़ते हैं ना फिजिक्स के अंदर, क्या कि ये कहते हैं ना अपन, क्या कहते हैं अपन, मृग मरीचिका, कि भाई अपने को आगे से आगे जो है पानी दिखाई दे रहा है गर्मियों के दिनों में, तो हीरा ज्यादा चमकता है, वो सब क्यों होता है, वो इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना के कारण होता है। तो यह पूर्ण आंतरिक, ये इसमें जरूर पूछा जा सकता है कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के के सिद्धांत पर कार्य करता है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। और यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, इसको आप हाईलाइट भी कर लो, ठीक। अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो डेटा है उसका प्रकाश के रूप में केबल में से जाने की जो स्पीड होगी वो भी क्या होती है, तेज होती है। तो आप लिखेंगे कार्य करता है, इस कारण भाई इसके अंदर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का होता है सिद्धांत, इसी कारण से, इस कारण डेटा जो है, जो भी आपके आंकड़े हैं वो प्रकाश के रूप में, है ना, इसके अंदर प्रकाश के रूप में, प्रकाश के रूप में केबल में, केबल में तेज गति से संचरण, तेज गति से संचरण करता है, ठीक है। तो जो डेटा है वो भी आपका इसके अंदर क्या होगा भाई, प्रकाश के रूप में होगा, और प्रकाश के रूप में होने के कारण ये केबल में से जो है बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ में आगे संचरित होता है, चलता है, क्लियर। तो ये आप लिख लीजिए। और दूसरी बात इसमें यह भी फायदा है कि ऑप्टिकल फाइबर जो होती है इसका सरण भी बहुत धीमे धीमे होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत फास्ट ये खराब हो जाएंगे, इसलिए इनका उपयोग करना भी क्या है, आसान है, और ज्यादा समय तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसी के माध्यम से जो है ब्रॉडबैंड इंटरनेट वगैरह भी आजकल उपयोग में लाया जा रहा है इसी केबल का। आप अभी देखते होंगे तो बहुत सारी जगह जो है आपने देखा होगा, पहले नेटवर्क के लिए क्या होता था, वायरिंग करनी पड़ती थी, घर तक पूरा वायर ला जाता था केबल। अब क्या कर दिया गया है, वो सब बंद हो गया। अब जो है आपके छत के ऊपर एक इतना सा मशीन आता है, ठीक है, वो लगा दिया जाता है, इतना सा डिब्बा होगा, वो आपका ऑप्टिकल फाइबर से ऑटोमेटिक कनेक्टेड है। आपके तो घर में बस जो है वायर, जहां तक कंप्यूटर है वहां उस मशीन से सीधा एक वायर आएगा जो केबल के माध्यम से कहाँ जुड़ा होगा, कंप्यूटर से जुड़ जाएगा। और उसके अलावा आपको फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गई बात। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है बेसिकली क्या कर रहा है, एक तो वायर की बचत करवाता है, समय की बचत करवाता है, और जल्दी से जल्दी डेटा को जो है प्रसारित करता है। हालांकि इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए ऐसा भी कहा जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर जो है बिना किसी लॉस के हम आंकड़ों को या जो है ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो है आप लोग सभी जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का एक नियम है, और वह कहता है कि ऊर्जा को ना ही तो जो है हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। तो अगर ऊर्जा को बना नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते,
तो एक जगह से दूसरी जगह तक बिना ऊर्जा के लॉस के किसी भी सामग्री को नहीं भेजा जा सकता। तो डेटा को भी ऊर्जा लॉस तो होता ही होगा। हाँ, बहुत कम ऊर्जा लॉस हो रहा है, इस वजह से जो है इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हमें ये लगता है कि ऊर्जा का लॉस नहीं हुआ। ठीक है, चलो इसको एक बार आप नोट डाउन करिए, फिर अपन आगे अगली क्लास में बढ़ते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास वैसे सामान्य क्लासेस से डेली की कंपैरिजन में थोड़ी सी ऑलरेडी लॉन्ग हो चुकी है। तो अब जो है अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, और अगली क्लास के अंदर इसका थोड़ा सा भाग रहा है, बस वो पूरा होते ही फिर इंटरनेट की कक्षाएं आपकी शुरू हो जाएगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू।